नमस्कार साथियों, चाणक्य कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और मैं योगराज सिंह नोगिया, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, आपके सभी कॉन्सेप्ट को हम लेके चल रहे हैं। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे कोशिका विभाजन के बारे में, और कोशिका विभाजन के अंतर्गत हमने कोशिका चक्र के बारे में अध्ययन किया। कोशिका चक्र में हमने इंटरफेज और इंटरफेज की अवस्थाओं के बारे में, जिसमें हमने G1, S और G2 अवस्था और G0 अवस्था के बारे में बात की। उससे आगे हम आज बात करेंगे इंटरफेज के बाद माइटोटिक डिवीजन के बारे में, और कोशिका विभाजन जो हम बात कर पाते हैं समसूत्रीय विभाजन, अर्धसूत्रीय विभाजन और असूत्रीय विभाजन। तो आज हम बात करेंगे समसूत्रीय विभाजन के बारे में, माइटोसिस डिवीजन के बारे में। समसूत्रीय विभाजन, माइटोसिस डिवीजन। समसूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन में सबसे पहले हम ये जान पाते हैं कि समसूत्रीय विभाजन जो शब्द है वह ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका तात्पर्य है थ्रेड स्टेज। जैसे हम बात करते हैं माइटोओइसिस। माइटो का मतलब है थ्रेड, थ्रेड के समान। माइटो का मतलब हमने कहा धागा, थ्रेड, और ओएसिस का मतलब है समान। धागे के समान जो अवस्था होती है उसे समसूत्रीय विभाजन कहते हैं। यह समसूत्रीय विभाजन जो शब्दनाम है, समसूत्रीय जो विभाजन शब्दनाम है, यह वाल्टर शट्टर ने बताया, वाल्टर फ्लेमिंग ने। समसूत्रीय विभाजन जो शब्द है ये किसने बताया? वाल्टर फ्लेमिंग ने। और समसूत्रीय विभाजन का जो अध्ययन है, उसकी जो खोज है, वह पादप और जंतु कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से की गई। अगर हम बात करते हैं कि पादप कोशिका में समसूत्रीय विभाजन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की। स्ट्रासबर्गर ने पादप कोशिका में समसूत्रीय विभाजन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की, और जंतु कोशिका में समसूत्रीय विभाजन की जो खोज है वह फ्लेमिंग ने की। फ्लेमिंग। तो सबसे पहले हमने बात की, ग्रीक वर्ड है, धागा समान संरचना कहलाती है। समसूत्रीय विभाजन शब्द डब्ल्यू फ्लेमिंग ने दिया, और पादप कोशिका में समसूत्रीय विभाजन खोज स्ट्रासबर्गर ने की, और जंतु कोशिका में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने की। इसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं कि समसूत्रीय विभाजन होता है वह कई कोशिकाओं में संपन्न होता है। तो हम कह सकते हैं कि समसूत्रीय जो विभाजन है यह कई कोशिका में, सोमेटिक सेल में संपन्न होता है। किस कोशिका में संपन्न होता है? कई कोशिका में संपन्न होता है। और समसूत्रीय विभाजन के द्वारा कई कोशिकाओं में गुणन की क्रिया होती है। कई कोशिकाओं में गुणन की क्रिया होती है, अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अर्थात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। अब हम बात करते हैं कि जब कायिक कोशिका में समसूत्रीय विभाजन होता है तो एक कोशिका के द्वारा दो कोशिका का निर्माण होता है।
अगर हम कह सके बात है एक कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो हमने कहा एक कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्थात अगर हम ये कहे कि एक कोशिका के द्वारा दो कोशिका का निर्माण होता है, दो कोशिकाओं में अगर विभाजन होता है तो चार कोशिका का, चार में विभाजन होता है तो आठ, आठ में विभाजन 16, 16 में विभाजन 32। अर्थात कोशिकाओं में जो गुणन की क्रिया होती है वह समसूत्री विभाजन के द्वारा संपन्न होती है। समसूत्री विभाजन की एक विशेषता यह है कि इसके द्वारा निर्मित जो संतति कोशिका होती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। तो हम कह सकते हैं कि इस समसूत्री विभाजन में जो नई संतति कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान बनती है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर सकते हैं। समसूत्री विभाजन के अंदर एक इकाई कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होता है और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। तो हम कह सकते हैं कि इकाई कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप निर्मित संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, मात्र कोशिका के समान होती है। तो हम कह सकते हैं कि कायिक कोशिका में समसूत्री जब विभाजन होता है तो निर्मित जो संतति कोशिका होती है उनमें गुणसूत्र की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। अगर हमने कहा कि ये एक कायिक कोशिका है, ये कायिक कोशिका है और कायिक कोशिका द्विगुणित है, 2n है, तो इसमें जब माइटोसिस डिवीजन होगा तो इसके फलस्वरूप दो कोशिकाओं का निर्माण होगा। ये दो पुत्री कोशिका का निर्माण होगा। तो दो पुत्री कोशिका में इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 2n ही रहेगी। तो ये जो संतति कोशिका बनी है, एक कायिक कोशिका में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप जो दो कोशिकाएं बनती हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। तो ये बात हम कर पाए समसूत्री विभाजन के बारे में। लेकिन समसूत्री जो विभाजन है वह कहाँ आवश्यक है, क्यों जरूरी है समसूत्री विभाजन, इसका महत्व क्या है? तो हम कह सकते हैं समसूत्री विभाजन के महत्व के बारे में बात करते हैं। इसका महत्व क्या है? अगर हम बात करते हैं नवीन कोशिकाओं के निर्माण में, नवीन कोशिकाओं के निर्माण में, या हम कह सकते हैं कोशिकाओं का गुणन, कोशिका का गुणन करने में समसूत्री विभाजन आवश्यक है। नंबर 2, घावों की मरम्मत करने के लिए इनकी आवश्यकता, समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं कि एक जो जीव है उसमें युग्मनज से वयस्क जीव के निर्माण में, युग्मनज से जो वयस्क जीव का जो निर्माण होगा, युग्मनज से वयस्क जीव का निर्माण, चाहे वह पादप हो चाहे जंतु हो, तो इस जीव के निर्माण के लिए भी समसूत्री विभाजन होना जरूरी है उसकी कायिक संरचना में वृद्धि के लिए।
अगर हम बात करते हैं जीवों में निरंतरता को बनाए रखने के लिए, जीवों में निरंतरता एवं सततता को बनाए रखने के लिए समसूत्री विभाजन जरूरी है। हम बात आगे भी करेंगे इसके बारे में, लेकिन हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन में क्रिया क्या होती है। तो देखिए, समसूत्री विभाजन में मुख्य रूप से दो प्रकार की क्रिया होती है एम विभाजन में। सबसे पहले जब कोशिका में इंटरफेज की क्रिया संपन्न हो जाती है तो इंटरफेज के बाद में एम प्रावस्था प्रारंभ होती है। तो जो एम प्रावस्था है उस एम प्रावस्था को दो भागों में बांटा गया है। एक है केंद्रक विभाजन, पहला है केंद्रक विभाजन, और केंद्रक विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा हमने कहा कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटो तो हमने कहा केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन में केंद्रक का विभाजन होता है और कोशिका द्रव्य विभाजन में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक विभाजन के बारे में। केंद्रक विभाजन, तो केंद्रक विभाजन में होता क्या है? केंद्रक विभाजन में एक केंद्रक के द्वारा दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। एक केंद्रक से दो पुत्री केंद्रकों के निर्माण की क्रिया, एक केंद्रक से दो पुत्री केंद्रकों के निर्माण की क्रिया को केंद्रक विभाजन कहते हैं। और केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस की क्रिया को चार अवस्थाओं में बांटा गया है। कितनी अवस्थाओं में? चार अवस्थाओं में। हम बात करते हैं प्रोफेज, पूर्वावस्था, प्रोफेज, मध्यावस्था, मेटाफेज, इसके बाद पश्चावस्था, एनाफेज, और लास्ट अवस्था जो कैरियोकाइनेसिस की लास्ट अवस्था है वो है अंत्यावस्था, जिसे हम कहेंगे टीलोफेज। तो हमने बात की केंद्रक विभाजन की चार अवस्थाओं के बारे में। केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस, जिसमें एक केंद्रक से दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण होगा, इन चार अवस्थाओं में पूरा होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पूर्वावस्था के बारे में। लेकिन हमने कहा कि एम विभाजन के पहले जो अवस्था आती है वो कौन सी है? वो है इंटरफेज। और इंटरफेज में हम बात करते हैं इसकी अवस्था तीन, हमने कहा G1, S और G2। तो G2 अवस्था के बाद में एम प्रावस्था आती है, G2 प्रावस्था के बाद में एम प्रावस्था, और एम प्रावस्था को दो भागों में बांटा गया, कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। केंद्रक विभाजन की जो सबसे पहली अवस्था है पूर्वावस्था है। इसका तात्पर्य हम यह कह सकते हैं कि इंटरफेज अवस्था के बाद की अवस्था कौन सी है? पूर्वावस्था, या हम कह सकते हैं केंद्रक विभाजन। यह पूछा जाए केंद्रक विभाजन की सबसे पहली अवस्था कौन सी है? पूर्वावस्था, या G2 के बाद कौन सी अवस्था आती है? पूर्वावस्था आती है। हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरफेज के बाद में कौन सी अवस्था आती है? पूर्वावस्था, या हम कह सकते हैं इसके बाद केंद्रक विभाजन, या हम कह सकते हैं एम प्रावस्था। तो हमारे पास में जिसका एक फ्लो चार्ट है वो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में रहना चाहिए कि हमें सबसे पहले जानना ये भी जरूरी है इन अवस्थाओं से पहले कि सबसे पहले G1, इसके बाद S, इसके बाद G2, और G2 के बाद अगर हम बात करते हैं एम प्रावस्था के पहले कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस।
और अगर हमको एक रिदम से याद करना हो तो G1 S G2 और G2 के बाद कैरियोकाइनेसिस की अवस्था प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज और टीलोफेज, और उसके बाद में हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य विभाजन के बारे में। तो हम इस अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरफेज के बारे में हम जान चुके हैं, हम बात करेंगे केंद्रक विभाजन के बारे में, और केंद्रक विभाजन की सबसे पहली अवस्था है जिसे हम कहते हैं पूर्वावस्था, प्रोफेज। तो देखिए पूर्वावस्था या प्रोफेज क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम अवस्था की बात कर रहे हैं, पूर्वा अवस्था, प्रोफेज। पूर्वावस्था क्या है? पूर्वावस्था जिसके अंदर से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था। ये क्या है? हम कह सकते हैं कि केंद्रक विभाजन की सबसे क्या है, यह है लंबी प्रावस्था है। बहुत अच्छा प्रश्न निकलता है, क्या है यह? सबसे लंबी प्रावस्था है। पूर्वावस्था किसके बाद में आई? ये भी हमें पता होना चाहिए कि इंटरफेज के बाद आने वाली अवस्था, ये क्या है? इंटरफेज के बाद की अवस्था, बाद की प्रावस्था कह सकते हैं हम। या मैं ये कह दूं इंटरफेज की जो लास्ट स्टेज है वो क्या है? G2। तो G2 प्रावस्था के बाद की अवस्था। या हम ये कह दें कि केंद्रक विभाजन की कैरियोकाइनेसिस की पहली प्रावस्था, केंद्रक विभाजन की प्रथम प्रावस्था। तो हमने क्या कहा? केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है इंटरफेज के बाद की प्रावस्था, क्योंकि इंटरफेज के बाद में एम प्रावस्था आएगी। एम प्रावस्था का पहला पार्ट है कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस को 4 भागों में बांटा गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और यह प्रोफेज जो पूर्वावस्था है वह कैरियोकाइनेसिस की फर्स्ट अवस्था होगी। इसलिए हम कह सकते हैं केंद्रक विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था होती है ये, और इंटरफेज के बाद की प्रावस्था होती है, और G2 प्रावस्था के बाद की अवस्था और केंद्रक विभाजन की प्रथम अवस्था। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसके बाद अवस्था कौन सी आएगी? प्रोफेज के बाद में मेटाफेज, मेटाफेज की पूर्व की अवस्था। लेकिन इसमें जानना जरूरी ये है कि पूर्वावस्था में होता क्या है। पूर्वावस्था को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हम बात करेंगे अर्ली प्रोफेज की, एक मिड प्रोफेज की और एक लेट प्रोफेज की। तो हम इसे डायग्राम के द्वारा कंप्लीट करते हैं। जैसे इस अवस्था में होता क्या है, जो इम्पोर्टेंट इसमें जो इसके है, जो करेक्टर है उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए हमने बात की अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? दूसरा हम बात करेंगे इसमें मिड प्रोफेज में क्या होगा, और लास्ट हम बात करेंगे लेट प्रोफेज के बारे में। तो अर्ली प्रोफेज में हम बात करते हैं पूर्वावस्था जो है, इस अवस्था के अंदर ये कोशिका का अंदर की ओर क्या है? केंद्रक है। और यहां क्या उपस्थित है? यहां पर ये तारक काय सेंट्रोसोम उपस्थित है। ये हमने क्या की? ये क्या है? सेंट्रोसोम। और ये क्या है? इसमें हमने बात की ये क्या है? केंद्रक। तो सेंट्रोसोम, ये न्यूक्लियस सेंट्रोसोम, और इसमें ये धागे के समान जो संरचना है वो क्या है? क्रोमेटिन पदार्थ। तो ये हमने बात की इसमें, ये क्या भी हम क्या बोल रहे हैं? ये क्रोमेटिन पदार्थ है, ये गुणसूत्र नहीं है, ये क्रोमेटिन पदार्थ है। हम इसमें धागे के समान संरचना क्या कहेंगे? ये क्रोमेटिन पदार्थ है। क्रोमेटिन पदार्थ का जब संघनन होगा तब जाके गुणसूत्र का निर्माण होगा।
तो अर्ली प्रोफेज में इंटरफेज के अंदर क्रोमेटिन पदार्थ का अध्ययन किया जाता है, और जब इंटरफेज से हम प्रोफेज में प्रवेश करते हैं तो लेट प्रोफेज के अकॉर्डिंग इसमें जलीकरण की क्रिया होती है, और केंद्रक से जल का जब निर्जलीकरण हो जाता है तो इस क्रोमेटिन पदार्थ का संघनन होता है और गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो जानना जरूरी यह है कि अर्ली प्रोफेज में जो क्रोमेटिन पदार्थ होता है वह क्रोमेटिन पदार्थ उपस्थित होता है, और इसके अंतर्गत ये क्रोमेटिन पदार्थ और यहाँ पर ये केंद्रिका उपस्थित होती है, यहाँ पर सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। मिड प्रोफेज में क्या होता है, मिड प्रोफेज में जो तारक केंद्र है वो टूट जाता है। तारक काय जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम टूट जाता है और यह तारक केंद्रों का निर्माण करता है, और यह तारक केंद्र ध्रुवों की ओर, तारक केंद्र ध्रुवों की ओर, ये केंद्रिका हमने कहा, ये केंद्रिका है, यहाँ पर ये केंद्रिका और ये क्रोमेटिन पदार्थ, और यहाँ पर जो तारक केंद्र, जो तारकाय है वो टूट गए, किस में बदल गए, तारक केंद्र में बदल गए। और यहाँ पर जो केंद्रिका है और क्रोमेटिन पदार्थ ऊपर, यहाँ पर जब निर्जलीकरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, और इस क्रिया के बाद यह अवस्था होती है मिड प्रोफेज में, और मिड प्रोफेज के बाद में हम बात करते हैं लेट प्रोफेज के बारे में। इस लेट प्रोफेज में जो केंद्रक कला है, ये केंद्रक जो कला है वो केंद्र कला लुप्त हो जाती है। तो केंद्रक कला किस प्रावस्था में लुप्त हो जाती है, प्रोफेज में, या अगर हम बात करते हैं किसमें, लेट प्रोफेज में होती है। और इसी समय जो अंदर केंद्रिका होती है वह केंद्रिका भी लुप्त हो जाती है, और इसी समय जो तारक काय सेंट्रोसोम टूट गया है वह ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाता है, और पोल पर व्यवस्थित हो जाने पर इनसे एस्ट्रल जो रे है, क्या हम बात करें एस्ट्रल रे, एस्ट्रल रे का निर्माण होता है, और एस्ट्रल रे से यहां से अब तरकु तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। तो तरकु तंतुओं के निर्माण की क्रिया भी इसी अवस्था में होती है, तारक केंद्रों का, तारकाय का टूटना भी इसी अवस्था में होता है, केंद्रक की केंद्र कला और केंद्रिका का लुप्तीकरण भी इसी में होता है। तो ये अवस्था ये जो सिम्टम है वो टीलोफेज जो प्रावस्था है उसके विपरीत होती है, इसलिए प्रोफेज अवस्था को टीलोफेज की अपोजिट स्टेज कहते हैं। तो हम यहाँ पर हम कंप्लीट एक और कह सकते हैं कि जो मैंने सिम्टम आपको बताए हैं, ये जो करेक्टर मैंने बताए हैं, वो टीलोफेज अवस्था जो होती है, अंत्यावस्था जो होती है उसके विपरीत होती है, इसलिए प्रोफेज अवस्था को टीलोफेज अवस्था की अपोजिट उलट प्रावस्था कहते हैं। क्या कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि ये क्या है, टीलोफेज या अंत्या अवस्था की उलट प्रावस्था भी कहलाती है। अंत्यावस्था जो इसमें हो रहा है, केंद्र कला का लुप्त हो जाना, केंद्रिका का लुप्त हो जाना, तारक केंद्रों का टूट जाना, इसके अकॉर्डिंग टीलोफेज में इसके उल्टा होता है। इसके अंतर्गत केंद्र कला और केंद्रिका लुप्त हो रही है, जबकि टीलोफेज अवस्था में उसका निर्माण होता है, इसलिए प्रोफेज अवस्था को टीलोफेज अवस्था की उलट प्रावस्था कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं कुछ और करेक्टर के बारे में, आप अपने नोट्स को कंप्लीट करते रहिए क्योंकि बहुत ही इसमें अच्छे टॉपिक्स हैं। तो हमने बात की, अगला आप नंबर लगा लीजिएगा। तो हमने बात की इसमें होता क्या है। सबसे पहले हम कह सकते हैं कि जो गुणसूत्र है या जो क्रोमेटिन पदार्थ है, ये कह सकते हैं क्रोमेटिन जो पदार्थ लंबे अत्यंत पतले होते हैं, तो और ये क्या होते हैं, ये अकुंडलित होते हैं। अकुंडलित कुंडलन प्रारंभ होता है जब लेट प्रोफेज प्रारंभ होता है। इसी हम कह सकते हैं इस अवस्था में क्या होता है कि जो तारक काय सेंट्रोसोम टूटकर तारक केंद्रों का निर्माण करता है।
तो तारक सेंट्रोसोम का, तारक काय का विभाजन किस अवस्था में होता है? प्रोफेज अवस्था में होता है। तारक केंद्र ध्रुवों पर व्यवस्थित हो जाते हैं एवं तर्कुतंतुओं का निर्माण, तर्कुतंतुओं का निर्माण होता है। इस अवस्था के अंतर्गत केंद्रकला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है। कोशिका में निर्जलीकरण की क्रिया होती है जिससे गुणसूत्रों का कुंडलन प्रारंभ हो जाता है। ये सारा कार्य किसमें होता है? पूर्वावस्था में संपन्न होता है। तो तारक काय, यह हम यहाँ पे बात कर पाए, तर्कुतंतुओं का, तारक केंद्र ध्रुवों पर व्यवस्थित होकर तर्कुतंतुओं का निर्माण होता है और केंद्रकला एवं केंद्रिका लुप्त हो जाती है। यह अंतिम अवस्था हम बात कर पाते, केंद्रकला और केंद्रिका क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। तो इसके बाद हम बात करते हैं पूर्वावस्था के बाद में अगली प्रावस्था जिसे मध्यावस्था कहते हैं। तो अगली प्रावस्था है जिसे हम बात कर पाए मध्यावस्था। मध्यावस्था जो प्रोफेज अवस्था के बाद में आता है, इस अवस्था में क्या होगा? मध्य अवस्था के अंदर अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या रहेंगे कि यह गुणसूत्रों की संरचना, उसके अध्ययन की महत्वपूर्ण अवस्था है। गुणसूत्रों की संरचना की अवस्था। इस अवस्था में गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र छोटे एवं मोटे हो जाते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा पर, गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मेटाप्लेट या हम कह सकते हैं इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। और हम बात कर सकते हैं कि इस अवस्था में जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र मध्य रेखा व्यवस्थित होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि बड़े गुणसूत्र परिधि की ओर एवं छोटे गुणसूत्र मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं, मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं। चलिए, इसके अलावा व्यवस्थित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं कि जो गुणसूत्र है उसका गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा पर, गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा पर एवं क्रोमेटिड भुजाएं ध्रुवों की ओर व्यवस्थित होती है। गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा पर और क्रोमेटिड भुजाएं ध्रुवों की ओर व्यवस्थित होती है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर में हम बताते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, ये कोशिका है, और इस कोशिका में हम बात कर पाते हैं क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहले हमने कहा गुणसूत्र संरचना का इसमें अध्ययन किया जाता है। गुणसूत्र छोटे व मोटे हो जाते हैं। गुणसूत्र मध्य रेखा पर, इस मध्य रेखा पर व्यवस्थित होते हैं जिसे मेटाप्लेट या
इस प्लेट को हम क्या कहेंगे? इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। बड़े गुणसूत्र परिधि की ओर, कहां पर? ये हमने कहा बड़े गुणसूत्र तो हम बात कर सकते हैं कि जो बड़े गुणसूत्र है वह तो परिधि की ओर है। ये हमने कहा बड़े गुणसूत्र परिधि की ओर है, और जो छोटे गुणसूत्र है वह मध्य भाग में उपस्थित होते हैं। हमने बात कर ली थी इस अवस्था में ये तारक केंद्रों का निर्माण हो जाता है, और तारक केंद्रों से तरकु तंतु स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है। लेकिन जो तरकु तंतु बनते हैं ये भी दो प्रकार के बनते हैं। एक बनते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस, ये जो तरकु तंतु बनते हैं जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, ये है तारक केंद्रों से स्टार्ट हो रहे हैं, और इन तंतुओं को क्या कहेंगे हम? डिसकॉन्टिन्यूअस। डिसकॉन्टिन्यूअस जो क्रोमोसोम है, या इस क्रोमोसोम को हम कहेंगे क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। डिसकॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब यह है कि ये जो क्रोमोसोम तारक केंद्रों से निकल रहे हैं ये तारक केंद्रों से गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कहां से? तारक केंद्र से गुणसूत्र बिंदु से जुड़ने वाले तरकु तंतु। हमने बात क्या की कि जो स्पिंडल फाइबर है, तरकु तंतु है, वो तारक केंद्रों से निकल रहे हैं, और यह तरकु तंतु दो प्रकार के होते हैं। पहला तरकु तंतु होता है डिसकॉन्टिन्यूअस या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, जो तारक केंद्रों से गुणसूत्र बिंदु को जोड़ने का कार्य करता है। तो ये तारक केंद्र से जो यह है, हमने कहा डिसकॉन्टिन्यूअस या क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर है, जो तारक केंद्र से इस गुणसूत्र बिंदु जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, इस सेंट्रोमियर से जुड़ रहा है, इसे इस तरकु तंतु को क्या कहेंगे हम? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहेंगे, या डिसकॉन्टिन्यूअस इसे तरकु स्पिंडल फाइबर कहेंगे। और यहाँ से जितने भी यह हमने कहा यह जो तरकु तंतु है उन्हें हम क्या कहेंगे? क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। क्रोमोसोमल स्पिंडल, यहाँ पे क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, इन्हें हम कहेंगे, ये क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि परिधि की ओर बड़े गुणसूत्र है और मध्य रेखा की ओर छोटे गुणसूत्र है, और यहां तारक केंद्रों के द्वारा, इस सेंट्रियोल के द्वारा तरकु तंतु बाहर की ओर निकल रहे हैं। तरकु तंतु दो प्रकार के होते हैं। एक तरकु तंतु हमने कहा क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर, डिसकॉन्टिन्यूअस जो फाइबर है वह है, और दूसरा जो तरकु तंतु होता है उसे हम सपोर्टिंग फाइबर कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? सपोर्टिंग फाइबर कहेंगे। ये सपोर्टिंग जो फाइबर है ये सतत होता है। तो सपोर्टिंग जो फाइबर है यह इस गुणसूत्र बिंदुओं से ना जुड़कर इनके बीच में से, आप देख पा रहे हैं यहां से, देखिएगा कहां से आ रहे हैं, ये बिल्कुल इन गुणसूत्रों के बीच में से आ रहे हैं। मतलब यह कहां से कहां जुड़े होते हैं? ये ध्रुव से ध्रुव को जोड़ने का कार्य करते हैं। तो ध्रुव से जोड़ने का, यहां से देखो हम बना रहे हैं इसको दोबारा, यहां देखिए ये ध्रुव को ध्रुव से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसे सपोर्टिंग फाइबर स्पिंडल फाइबर कहेंगे। सपोर्टिंग फाइबर कहेंगे स्पिंडल फाइबर, ठीक है, स्पिंडल फाइबर। और जो तारक केंद्र से तरकु तंतु निकल रहे हैं, जो गुणसूत्र के गुणसूत्र बिंदु से जुड़ते हैं, उन्हें हम डिसकॉन्टिन्यूअस क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर कहेंगे। तो दो प्रकार के तारक केंद्रों से दो प्रकार के तरकु तंतुओं का स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है।
ये तर्कु तंतु गुणसूत्रों को खींचने का कार्य करते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि ये गुणसूत्र मध्य रेखा पर कहाँ पर व्यवस्थित है, इस मध्य रेखा पर व्यवस्थित है, जिसे मेटाप्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। यह क्या बन रहे हैं, इनको हम क्या कहेंगे, स्पिंडल फाइबर कहेंगे, स्पिंडल फाइबर। और कितने प्रकार के होंगे, डिसकॉन्टिन्यूअस, और दूसरा कौन सा है, सपोर्टिंग फाइबर। यहां हम बात करते हैं गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा पर। गुणसूत्र बिंदु कहाँ है, मध्य रेखा पर है। गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा पर है। और क्रोमेटिड भुजाएं, जो क्रोमेटिड भुजाएं हैं, क्रोमेटिड जो भुजाएं हैं वह कहाँ की ओर है, वो ध्रुवों की ओर है। तो ये क्या है, ये ध्रुव है, ये पोल है जिनकी ओर क्रोमेटिड भुजाएं हैं, और गुणसूत्र बिंदु मध्य रेखा व्यवस्थित होता है। इसके बाद जो अगली अवस्था आती है वो है एनाफेज अवस्था। तो अब अगली हम अवस्था के बारे में बात करेंगे, एनाफेज अवस्था के बारे में। तो नेक्स्ट हम अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं पश्चा अवस्था, और पश्चा अवस्था को कहा जाता है एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था क्या है, यह कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन सबसे छोटी प्रावस्था है। क्या कहेंगे हम, सबसे छोटी प्रावस्था। केंद्रक विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था। इस अवस्था के अंदर क्या होता है, इस अवस्था में जो गुणसूत्र है वह तर्कु तंतुओं के खिंचाव के कारण ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करते हैं, जिसे एनाफेजिक गति कहते हैं। इस अवस्था में गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है, और गुणसूत्र वी, जे और एल आकृति के, वी, जे और एल आकृति के दिखाई देते हैं। इसी अवस्था में अगर हम बात करते हैं एक गुणसूत्र को मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर 30 एटीपी खर्च होती है। तो हमने कहा केंद्र विभाजन की सबसे छोटी प्रावस्था। गुणसूत्र कहाँ जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं। गति को क्या कहते हैं, एनाफेजिक गति कहते हैं। गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किसमें किया जाता है, एनाफेज अवस्था में किया जाता है। गुणसूत्र वी, जे और एल आकृति के दिखाई देते हैं, पश्चावस्था में दिखाई देते हैं। और एक गुणसूत्र को अगर मध्य अवस्था से, अगर हम कहें मेटाप्लेट से ध्रुवों की ओर जाने पर 30 एटीपी खर्च होता है। आप देख सकते हैं, इसमें हमने कहा कि डायग्राम के माध्यम से हम कंप्लीट कर सकते हैं कि यह क्या है, तारक केंद्र है, और तारक केंद्र से हमने कहा यह मध्य रेखा है। यहां से जो ध्रुव है तो यहां पर ये तर्कु तंतु यहां पर हमने कहा ये क्या है, गुणसूत्र है, और ये क्या है, तर्कु तंतु के द्वारा ये ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। और इस गति को यानी मध्य अवस्था से कहां जा रहे हैं, ध्रुवों की ओर जा रहे हैं। तो ये अवस्था कौन सी हो गई, पश्चात अवस्था। ठीक है, सबसे छोटी अवस्था, गुणसूत्र ध्रुवों की ओर गति करते हैं, गति को एनाफेजिक गति कहते हैं। गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन किया जाता है, और एक गुणसूत्र को अगर हम बात करते हैं मध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर 30 एटीपी खर्च होती है। इसके बाद में अगली प्रावस्था आती है, जिस प्रावस्था को हम कहते हैं अंत्यावस्था, टीलोफेज अवस्था। अगली अवस्था है अंत्यावस्था, टीलोफेज
अंत्यावस्था या टीलोफेज अवस्था, यह केंद्रक विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था है। तो हम क्या कहेंगे, केंद्रक विभाजन की अंतिम अवस्था, केंद्रक विभाजन की अंतिम अवस्था है। या हम ये कहें कि इस अवस्था में प्रोफेज के उलट अपोजिट इस स्टेज भी कहते हैं, क्योंकि प्रोफेज अवस्था के ठीक विपरीत इसमें कार्य होता है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, प्रोफेज पूर्वावस्था की उलट प्रावस्था। क्यों? क्योंकि इसमें हमने कहा कि केंद्रक एवं केंद्रिका का क्या होता है, पुनः निर्माण होता है। नेक्स्ट, गुणसूत्र पुनः अकुंडलित, पुनः गुणसूत्र अकुंडलित होना प्रारंभ कर देते हैं। तो केंद्रक विभाजन की अंतिम प्रावस्था प्रोफेज पूर्वावस्था की उलट प्रावस्था कहते हैं। केंद्रक और केंद्रिका का पुनर्निर्माण हो जाता है और गुणसूत्र अकुंडलित हो जाते हैं और एक ही कोशिका में दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है। दो पुत्री केंद्रकों का निर्माण होता है, आप देख सकते हैं इस अवस्था में। तो इस अवस्था में क्या होता है, जैसा कि हमने कहा इस केंद्र के विभाजन की अंतिम अवस्था है और इस अवस्था में कोशिका में दो केंद्रकों का निर्माण, गुणसूत्र पुनः अकुंडलित हो जाते हैं। इस अवस्था में केंद्रिका का पुनः निर्माण हो जाता है और यहाँ पर क्या दो पुत्री केंद्रक का निर्माण। क्या कहा हमने, केंद्रक एवं केंद्रकला एवं केंद्रिका का पुनर्निर्माण प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार यह समसूत्री विभाजन की अंतिम प्रावस्था टीलोफेज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम आगे का अध्याय कंप्लीट करेंगे कल, और कल हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक के बारे में।